Hello class, in last lecture we was discussing about conversational। हमने संवाद के ऊपर डिस्कस किया था जिसमें क्लासरूम इंस्ट्रक्शन 9 एसेंशियल इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ के बारे में हमने 2 स्ट्रेटजी डिस्कस की थी कि क्लासरूम में अगर कन्वर्सेशन का मुख्य अंश है या मुख्य महत्व है तो उसके ऊपर 9 ऐसे आवश्यक रणनीतियाँ थीं जिसके बारे में हम डिस्कस कर रह चुके थे। 2 कर चुके थे, आज हम तीसरा स्टार्ट करेंगे। थर्ड है हमारा रीइंफोर्सिंग एफर्ट एंड प्रोवाइडिंग रिकॉग्निशन। दैट मीन्स मजबूत करने का प्रयास और मान्यता प्रदान करना। रीइंफोर्सिंग एफर्ट मीन्स होता है, रीइंफोर्स मीन्स होता है मजबूत, और एफर्ट मीन्स प्रयास, एज यू नो। प्रोवाइडिंग रिकॉग्निशन मीन्स मान्यता प्रदान करना। अब ये चीज़ क्लासरूम में कैसे इफ़ेक्टिव है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो एफर्ट्स होते हैं और रिकॉग्निशन, एफर्ट्स एंड रिकॉग्निशन मतलब प्रयास और मान्यता, ये दोनों स्पीक टू एटीट्यूड एंड बिलीफ ऑफ स्टूडेंट। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के रवैये के ऊपर, मतलब उसके एटीट्यूड के ऊपर, प्लस उसके अंदर कितना आत्मविश्वास है उसके ऊपर। और एक टीचर को ये दिखाना चाहिए कि क्या उनके बीच में कनेक्शन है, उसके एफर्ट लगाने से उसको क्या अचीव होगा, मतलब क्या कितना प्रयास करेगा तो क्या प्राप्त करेगा वो। देन आफ्टर रिसर्च जो होती है वो ये दिखाती है कि स्टूडेंट इस चीज़ को रियलाइज़ करता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट एफर्ट। स्टूडेंट को ये रियलाइज़ होना चाहिए या टीचर को ये करवाना चाहिए उनको रियलाइज़ कि जो प्रयास होता है उसका एक्चुअली रिज़ल्ट क्या होता है। अब एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन से देखते हैं हम कि कैसे क्लियर होता है कि एफर्ट और ये रिकॉग्निशन क्या इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है। शेयर स्टोरीज अबाउट पीपल हु सक्सीडेड बाय नॉट गिविंग अप। अगर आप टीचर हो और क्लास में स्टूडेंट्स को आप एफर्ट लगाने के लिए रिकॉग्नाइज कर रहे हो, देन ऐसी स्टोरीज़ को शेयर करो उनके सामने, ऐसे लोगों की कहानियाँ उनको बताओ जिन्होंने सफलता प्राप्त की हो बिना हार माने हुए। ठीक है, ये रीइंफोर्सिंग एफर्ट के लिए आएगा। इफ़ यू आर अ टीचर देन इन क्लास यू हैव टू डू दिस। हैव स्टूडेंट्स कीप अ log of their weekly awards and achievements, reflect on it periodically and even mathematically analysis the data। जैसे आप स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स को अवार्ड पुरस्कृत करो वीकली और उसको रिफ्लेक्ट करो टाइम टू टाइम, चाहे वो मैथमेटिकली एनालिसिस हो या उससे डेटा से रिलेटेड उसकी इंस्ट्रक्शन हो। कहने का सीधा मतलब ये है कि उसके इफ़ेक्ट का एक रिकॉर्ड रखना अपने पास और उसको टाइम टाइम पे वीक में टेस्ट लेना, उसको अप्रिशिएट करना, अवार्ड करना, उसकी अचीवमेंट्स उसको बताना, एक ड्यूरेशन के अंतराल पे, एक टाइम ऑफ पीरियड पे उसको उसकी कैलकुलेशन रखना और इस डेटा का एनालिसिस करना। ये भी होता है रीइंफोर्समेंट एफर्ट और प्रोवाइडिंग रिकॉग्निशन का एप्लीकेशन। नेक्स्ट है फाइंड वेज टू पर्सनलाइज्ड रिकॉग्निशन, गिव अवार्ड्स फॉर इंडिविजुअल अकॉम्प्लिशमेंट। दैट मीन्स कि अगर आप उसकी उपलब्धियों पे, उसकी जो भी उपलब्धियां हैं उसको जब मतलब उसको आप जब अवार्ड दोगे, इंडिविजुअल मतलब सबके सामने अकेले के तौर पे, सबके सामने अकेले के तौर पे जब आप उसको पुरस्कृत करोगे तो इससे भी उसका इफ़ेक्ट जो होगा, उसकी मान्यता जो होगी उस पर भी उसका ज़ोर बढ़ेगा। इसका रास्ता आपको खुद पर्सनलाइज करना पड़ेगा, उसको चुनना पड़ेगा आपको।
ठीक, मतलब कि प्रेरित करता है ये इसकी कि उसकी मतलब उसकी वैयक्तिक प्रशंसा करना, उसकी पर्सनल प्रशंसा करना कि उसकी उपलब्धियां क्या हैं, मतलब उसकी इंडिविजुअल अकॉम्प्लिशमेंट मीन्स उसकी वास्तविक उपलब्धियां क्या हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। फिर आता है आपका पॉज, प्रॉम्प्ट एंड प्रेज। पॉज का मतलब होता है ठहराव, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है प्रेरित करना, और प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। दैट मीन्स कि अगर स्टूडेंट किसी चीज़ में संघर्ष कर रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम है, उसको किसी समस्या में डिस्कस कर रहा है, तो उसको पॉज करो, मतलब उसको रोको। देन उसको स्पेसिफिक सजेशन दो, आप उसको सुझाव दो, सलाह दो, उसकी हेल्प करो इम्प्रूव करने के लिए। आफ्टर दैट जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, उसका रिजल्ट अच्छा हो, तो उसको प्रेज करो, यानी कि उसकी प्रशंसा करो। दैट इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ इम्प्रूविंग द स्टूडेंट मैनर। नाउ फोर्थ टॉपिक, होमवर्क एंड प्रैक्टिस। होमवर्क एंड प्रैक्टिस, होमवर्क एंड प्रैक्टिस मीन्स सिंपल सा है कि आप होमवर्क स्टूडेंट्स को दोगे तो उसको एक मौका मिलेगा अपने टैलेंट को दिखाने का। ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है सीखने की क्लासरूम के आउटसाइड, क्योंकि होमवर्क का मतलब होता है व्हाट यू कैन डू आउटसाइड द क्लास, और उसी के हिसाब से वो प्रैक्टिस करेगा। अब इसमें आपके क्या एप्लीकेशन आते हैं? established our homework policy with advice such as keeping a consistent schedule, setting and time limit that parents and students may not have considered. That means कि आप established करो, उस चीज़ को स्थित करो, उसके होमवर्क पॉलिसी मतलब उसको जो होमवर्क की आपकी नीति होती है या पॉलिसी होती है उसको स्थापित करना एक सलाह के साथ कि कंसिस्टेंटली, मतलब एक कंसिस्टेंट शेड्यूल में, एक टाइम लिमिट में, उसके पेरेंट्स के सामने और स्टूडेंट्स के लिए, जो दोनों लोग कंसीडर करें। जैसे हम होमवर्क देते हैं छोटे बच्चों को, तो उनके पेरेंट्स को भी टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग होमवर्क, जैसे पेरेंट्स देख सकें कि इनका क्या वर्क शेड्यूल है। अगर क्लास इन्होंने इतनी देर का स्कूल लिया तो घर पे ये क्या कर सकते हैं। देन ये सारी चीज़ें आपको इस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी होमवर्क देने से पहले। टेल स्टूडेंट इफ़ होमवर्क इज़ फॉर प्रैक्टिस और प्रिपरेशन फॉर अपकमिंग यूनिट्स। आप स्टूडेंट्स को, छात्रों को बताओगे कि होमवर्क प्रैक्टिस के लिए है या तैयारी के लिए है, जो आगे की यूनिट्स आएंगी उसके लिए आप उनको बोलोगे। मैक्सिमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ फीडबैक बाय वेयरिंग द वे इट इज़ डिलीवर्ड, मतलब उस इफ़ेक्ट को, उसकी इफ़ेक्ट को, जो उसका किया गया होमवर्क है उसके फीडबैक को मैक्सिमाइज़ करना, मतलब बढ़ा चढ़ा के बताना, क्योंकि यही वो रास्ता है, यही वो तरीका है एक्चुअली, जिससे एक, कहते हैं ना कि ज्ञान डिलीवर होता है, एक नॉलेज की डिलीवरी होती है। यानी कि अगर आपने होमवर्क दिया उसको, तो उसकी जो इफ़ेक्ट, जो उसका उसमें इफ़ेक्ट है, उस चीज़ को बढ़ा के मैक्सिमाइज़ करके उसको इस तरीके से रास्ता दिखाना कि वो चीज़ पूरी तरीके से उसके पास डिलीवर हो। डिलीवर होने का मतलब होता है कि पूरी तरीके से उसके पास पहुंच सके। असाइन टाइम क्विजेज फॉर होमवर्क एंड हैव स्टूडेंट्स रिपोर्ट ऑन देयर स्पीड एंड एक्यूरेसी। दैट मीन्स कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस, ऐसे कुछ टास्क, ऐसे कुछ क्विजेज उनको आप असाइन करोगे, उनको दोगे होमवर्क के लिए, जिससे स्टूडेंट आपको रिपोर्ट करे कि जैसे इतने क्वेश्चन इतने मिनट में करना है, उसमें से कितना सही होना है। तो उससे इसकी स्पीड पता चलेगी, और 10 में से 8 सही हुए तो क्या एक्यूरेसी है, 80% की एक्यूरेसी है, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। ये सारी चीज़ें असाइन करने के बाद स्टूडेंट की जो IQ पावर होती है, टैलेंट पावर होती है, बोध ज्ञान होता है, वो बेहतर होता है। ये सारी चीज़ें असाइन करनी होती हैं एज अ टीचर, अगर आप टीचर हो। फोकस प्रैक्टिस ऑन डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट एंड सेट असाइड टाइम टू अकोमोडेट प्रैक्टिस पीरियड। दैट मीन्स कि आपको उन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट, जो कठिन है ज़्यादा। फिर उसको सेट करना है
समायोजित करने का मतलब ये है कि जो ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट हैं उनको एक इस तरीके से निर्धारित करना है कि उनका ज़्यादा समय देना। जैसे कोई सब्जेक्ट हमारा पास टफ है तो उस कॉन्सेप्ट को, उस चैप्टर को ज़्यादा टाइम पीरियड देना, इस तरीके से समायोजित करना होता है। फिफ्थ हमारा है अब नॉन लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन। मतलब होता है इसका गैर भाषाई प्रस्तुतिकरण। गैर भाषाई प्रस्तुतिकरण क्या होता है? जैसे रिसर्च करते हैं हम नॉलेज के लिए, कुछ लोग होते हैं भाषा के ऊपर रिसर्च करते हैं, तो इसमें दो तरीके के रिसर्च स्टोर होके आती है। एक होता है लिंग्विस्टिक, यानी कि भाषाई, जो कि भाषा से रिलेटेड होता है। दूसरा होता है विजुअल, यानी कि जो आपको दिखाई देता है। स्टूडेंट्स को क्लासरूम में दोनों फॉर्म्स को बताना होता है। देन ये अपॉर्चुनिटी सेट होती है उनके लिए, ये मौका मिलता है कि वो किस तरीके से इसको अचीव करें। नॉन लिंग्विस्टिक के लिए एप्लीकेशन में हमारा इनकॉर्पोरेट वर्ड्स एंड इमेज यूजिंग सिंबल्स एट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप। दैट मीन्स होता है कि ऐसे वर्ड्स को या इमेजेस को, चित्र को या निशान को यूज़ करना जो रिलेशनशिप यानी भाषा के शब्दों के बीच में क्या रिश्ता है उसको रिप्रेजेंट कर सके, उसका प्रस्तुतिकरण कर सके। इसमें भाषा नहीं होती, लेकिन हम इमेजेस के द्वारा या वर्ड्स के द्वारा या सिंबल के द्वारा इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यूज़ फिजिकल मॉडल्स एंड फिजिकल मूवमेंट टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। नॉन लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन में हम जैसे मॉडल्स के थ्रू, जैसे हम साइंस पढ़ते हैं तो हमने स्केलेटन का एक मॉडल रख दिया, उसके थ्रू हमने फिजिकल एक मॉडल रख दिया और हम प्रैक्टिकल करके उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं और हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इसमें भाषा का नहीं, गैर भाषाई रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन हमको जानकारियाँ मिलती रहती हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने आज स्ट्रेटजी में 5 स्ट्रेटजी तक डिस्कस कर लिया। अभी 4 स्ट्रेटजी हमारी और रिमेनिंग है, 2 लेक्चर और होगा इसका, तब आपकी ये स्ट्रेटजी ख़त्म होगी जो ये आपकी चल रही है, कन्वर्सेशनल इन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, 9 एसेंशियल इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़। सो स्टडी करते रहिए। क्लासेस के बारे में अभी पता नहीं है कि कब तक आपके स्कूल कॉलेज खुलेंगे। सो बस यही कहूँगा कि आप टाइम का यूटिलाइज़ करो और अपने आप को सेफ रखो। बी हेल्दी, बी सेफ, बी हैप्पी एंड कंटिन्यू स्टडिंग हार्ड। थैंक यू सो मच।